आवाज आ रही है मेरी? आज हम लोग करने वाले हैं हर्यक डायनेस्टी, ठीक है, यानी हर्यक वंश। हर्यक डायनेस्टी की बात करेंगे। देखिए, ये हर्यक डायनेस्टी, पहली बात ये है कि ये मगध साम्राज्य की यानी मगध एम्पायर की सबसे पहली डायनेस्टी है, ठीक है। मगध एम्पायर की सबसे पहली डायनेस्टी है, ठीक है। पहले तो ये समझाना है। तो हर्यक वंश की जो हर्यक वंश का जो पहला शासक मिलता है हमें देखने को, वो मिलता है उदयन, ठीक है। उदयन पहला शासक मिलता है, हर्यक वंश का उदयन, ठीक है। इसके बाद ऐसा बोला जाता है कि उदयन ने इलाहाबाद की स्थापना की थी, ठीक है। तो ही इज अ फाउंडर ऑफ इलाहाबाद। ये इलाहाबाद का फाउंडर है। इलाहाबाद की नींव इसी ने रखी थी, यानी प्रयागराज। उस समय कुछ और कहा जाता था, इलाहाबाद की नींव इसी रखी थी उदयन ने, ठीक है। उदयन के बाद इनका बेटा होते हैं, वो है बिंबसार, ठीक है। बिंबसार 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 होते हैं। और बिंबसार और बिंबसार के जो बेटा होते हैं वो होते हैं अजातशत्रु, है ना, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु जो हैं, ये तीन नाम फेमस हैं इसमें, उदयन और बिंबसार और अजातशत्रु, ठीक है। तो ये हैं अजातशत्रु और उदयन। अजातशत्रु और उदयन ये दोनों ही बुद्ध के फॉलोअर हैं, है ना, यानी यूं कहे कि बुद्ध के समकालीन हैं, कंटेम्परेरी है। तो कभी ये क्वेश्चन बनता है, देखो तीन राजा हैं जो बुद्ध के समकालीन हैं, तीन। पहले हैं बिंबसार बिंबसार हैं, और दूसरे हैं अजातशत्रु, और नेक्स्ट है इसमें प्रसेनजीत, ठीक है। प्रसेनजीत प्रसेनजीत तो ये समझ लेना कि प्रसेनजीत, तो ये याद रखना है, बिंबसार, अजातशत्रु और प्रसेनजीत, तीन राजा हैं जो बुद्ध के समकालीन हैं। तो ऐसा क्वेश्चन कभी बन सकता है कि बुद्ध के समय कौन कौन लोग थे, यानी बुद्ध के समकालीन कौन है। तो बुद्ध के समकालीन बिंबसार हैं, अजातशत्रु हैं, और ये प्रसेन है, ठीक है। यहाँ पे प्रसेनजीत, ठीक है। प्रसेनजीत है, जे है यहाँ पे। सर उदयन नहीं थे? नहीं, उदयन बुद्ध के अनुयायी नहीं थे। उदयन शैव धर्म को मानते थे, शैविज्म। तो बुद्ध के फॉलोअर नहीं थे मतलब? नहीं, बुद्ध के फॉलोअर क्या, बुद्ध के समकालीन भी नहीं थे, उदयन का भी पहले हुआ है ना। तो ये है। तो अब देखते हैं इसमें इसके बारे में बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री ये है कि बिंबसार ने अपने पिता उदयन को जेल में डाला, और बिंबसार को उनके बेटे अजातशत्रु ने उनको जेल में डाला। तो मतलब जिस तरह से बिंबसार ने अपने पिता के लिए किया, उसी तरह से अजातशत्रु ने अपने पिता के लिए किया। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। बाकी और इनका जो नाम है, फेमस है, या जो हिस्ट्री में उनकी जगह है, और जगह होने का रीजन सिर्फ ये है कि ये लोग बुद्ध के अनुयायी हैं, ठीक है, बुद्ध के फॉलोअर हैं, इसलिए इनका बस हिस्ट्री में नाम है। और अजातशत्रु तो काफी फेमस हुए हैं, और ठीक है, क्योंकि अजातशत्रु के समय ही पहली बौद्ध संगीति हुई है। अजातशत्रु को हिस्ट्री में जगह दी, वो बुद्धिज्म की वजह से मिली, और वो हिस्ट्री में अमर हो गए एक तरह से।
बाकी तो कुछ अच्छा काम नहीं किया था इन्होंने। ठीक है, तो हर्यक वंश के बस इतना ही है। हर्यक वंश के बाद जो डायनेस्टी आती है वो आती है नंदा वंश, नंदा डायनेस्टी। बस इतना समझ लेना है कि हर्यक वंश पहला वंश है जो मगध पर शासन करता है। उनके फाउंडर उदयन हैं, जिन्होंने प्रयाग की स्थापना की थी। प्रयाग नगर बसाया था उदयन ने। उनके बेटा बिंबिसार हैं और बिंबिसार के बेटा अजातशत्रु है। ठीक है, और दोनों अजातशत्रु और बिंबिसार दोनों ही बुद्ध के समकालीन हैं। ये है। और नेक्स्ट है इसमें नंदा डायनेस्टी। देखो, नंदा डायनेस्टी जो है, नंद वंश है, ये नंदा डायनेस्टी है। इसके कौन फाउंडर हैं ये हमें नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि नंद वंश जो है वो काफी पुराना है और उस समय बहुत ज्यादा लिटरेचर नहीं है। अगर हम अजातशत्रु के बारे में जानते हैं या बिंबिसार के बारे में जानते हैं, तो उसका रीजन है बुद्धिस्ट लिटरेचर, है ना। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है, बौद्ध धर्म का जो साहित्य है, उसमें उनकी कहीं ना कहीं जगह है और इस वजह से हम लोग उनके बारे में कुछ ज्यादा जान पाते हैं, है ना, ज्यादा जान पाते हैं। तो ये चीजें हैं। अब नंदा वंश के जो पहला राजा है वो है घनानंद। घनानंद, ठीक है, घनानंद। कहीं पर इसको धनानंद भी कहते हैं। ठीक है, धनानंद पहला शासक है। और नंद वंश की भी राजधानी कहां पर है? पाटलिपुत्र, है ना, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र है। अब घनानंद, नंद लोग कौन है ये नहीं पता, है ना, ये सारे लोग कौन है ये नहीं पता, लेकिन हाँ कम से कम ये उच्च वर्ग के तो रहे होंगे, है ना, कम से कम उच्च वर्ग के तो रहे होंगे, ये तो कंफर्म है, क्योंकि जब राज्य किया है तो सिंपल सी बात है। और उसकी बात है कि नंद वंश के घनानंद के समय एक घटना हुई थी इंडिया में, शायद आपको पता होगा कि अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर इंडिया में एंट्री किया था। अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर यानी सिकंदर, सिकंदर भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर ने, देखो सिकंदर, कुछ कुछ नाम है जो अभी हमें जानना जरूरी है यहाँ पे। एक तो हम जान लेते हैं सिकंदर के बारे में, और कुछ नाम आएंगे आपके आगे भी। एक पोरस नाम है, पोरस के बारे में थोड़ा समझ लेंगे। सिकंदर के बाद एक नाम आएगा आपके पास में, सेल्यूकस, ठीक है, सेल्यूकस, इसको समझ लेंगे, सेल्यूकस, है ना, सेल्यूकस। उसके बाद एक नाम आएगा आपके सामने, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। और इसी समय एक नाम और आएगा यहाँ पे, कौटिल्य, कौटिल्य या चाणक्य, ये नाम आएंगे। तो इनके, और उसके बाद एक नाम अभी इसी के साथ में एक नाम और आता है, वो है घनानंद, घनानंद। ठीक है, इनकी कुछ फिलॉसफी समझते हैं, ज्यादातर आप लोगों को पता होगा। पता ये है कि जैसे लगभग 320 या 322 के आसपास में, ठीक है, यानी सिकंदर भारत पर आक्रमण करते हैं। कहां पर आक्रमण करते हैं? सिंध पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सिकंदर का आक्रमण होता है, और जब आक्रमण होता है तो यहाँ पर जो एक यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में जो प्राचार्य होते हैं वो कौटिल्य होते हैं, ठीक है, कौटिल्य होते हैं, कौटिल्य। जब सिकंदर यहाँ आक्रमण करते हैं तो कौटिल्य यानी चाणक्य यहाँ जो मगध है इससे मदद लेने के लिए जाते हैं मगध के पास, ठीक है, मगध के पास मदद लेने के लिए जाते हैं, मगध मांगने जाते हैं कि भाई हमारी हेल्प करो और तुम्हें चल के लड़ना है सिकंदर से। तो सीधी सी बात है कि 322 या 320 के आसपास सिकंदर आक्रमण करता है भारत को, खासकर सिंध वाले एरिया पर।
वहां पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी होती है, और तक्षशिला यूनिवर्सिटी के जो प्राचार्य हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो हेड हैं, वो कौटिल्य चाणक्य होते हैं। इनके इनके खिलाफ यानी सिकंदर के अगेंस्ट में कौटिल्य जाते हैं मगध। मगध उस समय कौन है? घनानंद, और उससे मदद मांगते हैं। तो जो घनानंद है वो इनको हेल्प करने से मना कर देते हैं। वो बोलते हैं नहीं, हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। और और फिर यहाँ पे बहुत सारा कुछ लिखा गया कि उन्होंने प्रण लिया कि वो नंद वंश को खत्म कर देंगे। खैर वो जो भी कहानी उससे लेना देना नहीं है। तो जब वो वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में चंद्रगुप्त मिलता है, ठीक है, चंद्रगुप्त, और यहीं से चंद्रगुप्त को ले लेते हैं। चंद्रगुप्त ने मिलता है, ये कहानी लगभग सभी को पता होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब वो वापस आते हैं तो रास्ते में चंद्रगुप्त मिलता है। चंद्रगुप्त की उस समय उम्र 12 साल थी, 12 से 14 साल जब वो उन्हें मिलता है, ठीक है। अब चंद्रगुप्त कौन है, क्या है, इसके बारे में अलग अलग बातें हैं। बस इतना समझ लीजिए, चंद्रगुप्त साधारण परिवार से है, नॉर्मली ऑर्डिनरी फैमिली से है, जिसका कोई संबंध राजघराने से नहीं है, ठीक है, राजघराने से कोई संबंध नहीं है। तो वो आगे यहाँ ले जाते हैं, चंद्रगुप्त को रखते हैं, उन्हें तैयार करते हैं, एक अच्छा सैनिक बनाते हैं, और सैनिक बनाने के बाद, एक अच्छा सैनिक बनाने के बाद वो फिर कौटिल्य आक्रमण करते हैं नंद वंश पे, ठीक। और जब वो, आप समझिए यहाँ पे, चंद्रगुप्त जब आक्रमण करते हैं, चंद्रगुप्त जब आक्रमण करते हैं नंद वंश पे, उस समय राजा होते हैं महापद्म नंद, महापद्म नंद, ठीक है, महापद्म नंद राजा होते हैं। तो महापद्म नंद को ये हराते हैं, और वहां पर फिर ये हराने के बाद मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, मौर्य वंश की स्थापना, ठीक है। तो ये था कि कैसे नंद वंश से मौर्य वंश की तरफ बढ़े। महापद्म नंद जो पाटलिपुत्र का शासक है, मगध का शासक है, उसको चंद्रगुप्त मौर्य हराते हैं, और हराने के बाद वहां पर मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो चंद्रगुप्त कभी भी सिकंदर से नहीं मिला, कभी भी, क्योंकि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो चंद्रगुप्त की उम्र मात्र 12 या 14 साल थी। तो इतना छोटा बच्चा क्या करेगा मिलके। तो चंद्रगुप्त का और सिकंदर का कभी आपस में युद्ध नहीं हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहानी थी। तो आप इनके बारे में समझ गए, ये कौन है, ये कौन है, पोरस क्या है। सिकंदर ने पोरस को हराया था। पोरस था, वो सिंध का राजा है, जो पोरस है वो सिंध का राजा है। तो ऐसा माना जाता है कि पोरस को सिकंदर ने हराया था। कुछ हिस्ट्री लिखते हैं कि पोरस ने सिकंदर को हरा दिया, कुछ लिखते हैं सिकंदर ने पोरस को हरा दिया। खैर जो भी कहानी रही हो, लेकिन क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया, अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया, उस समय सिंध का राजा कौन था? तो वो था पोरस, ठीक है। और हारा या जीता वो अलग बात है, लेकिन पोरस ने बहुत बहादुरी से युद्ध किया था, काफी अच्छे से उनका विरोध किया। तो ये थी कहानी सिकंदर की, कौटिल्य की, पोरस की। अब बात आती है सेल्यूकस की, सेल्यूकस की बात आती है, ठीक है। सेल्यूकस, देखिए इसमें आपको कैसे करना है फॉर्मेट। सबसे पहले करना है कि नंद वंश के बारे में बताना है कि जो नंदा डायनेस्टी है वो कहां पर है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी बात बतानी है, कहां पर है उसकी लोकेशन बताना है, ठीक है, लोकेशन बताना है। उसके बाद उनका जो राजा है, किंग है, उनके बारे में बताना है, ठीक है। और कि कैसे कि उसके बाद जो है मौर्य डायनेस्टी की स्थापना कैसे हुई, ठीक है। फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी कैसे बना,
तो वो समझना है। और उसके बाद इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि कहाँ पर है, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा है। फिर है इसमें राजा कौन कौन से हैं, तो खासकर दो राजा हैं, घनानंद और महापद्म नंद, ठीक है, दो मेन राजा हैं इसमें। उसके बाद आता है इसमें चंद्रगुप्त यानी मौर्य डायनेस्टी की स्थापना कैसे होती है। तो मौर्य डायनेस्टी की स्थापना आप बताएंगे कि कैसे होती है। कैसे होती है कि मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य बड़ा करते हैं, यानी उसको सिखाते हैं, समझ, और उसके एक सैनिक बनाते हैं, उसको विजेता बनाते हैं। फिर जाके वो नंद वंश के राजा यानी जो महापद्म नंद है उनको हराते हैं, तो फिर स्थापना होती है। अब एक एक नया यहाँ पे एक एपिसोड ये है कि भारत पर सिकंदर का आक्रमण, है ना, भारत पर सिकंदर का आक्रमण। तो इसमें आप बताएंगे कि आक्रमण क्या हुआ, और एक बात आक्रमण का आप स्थान बताएंगे, लोकेशन बताएंगे कि लोकेशन कब हुआ, और इसका टाइम बताएंगे, टाइम है कब हुआ, ठीक है। तो लगभग 322 या 20 के आसपास, ठीक है, 322 या 20 के आसपास ये युद्ध हुआ है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर, बाकी आपको कहानी पता है, सिकंदर कभी भी दिल्ली तक नहीं आया, सिकंदर कभी पाटलिपुत्र नहीं गया, सिकंदर कभी पंजाब नहीं आया, सिकंदर पाकिस्तान के एरिया से वहीं से वापस हो गया, ठीक है। सिकंदर जो है पाकिस्तान के एरिया से वहीं से वापस हो गया। तो ये था सिकंदर के बारे में। अब कहानी आती है कि सिकंदर का इतिहास क्या है, सिकंदर का और मौर्य साम्राज्य का एक संबंध क्या है। तो सिकंदर जब वापस जाते हैं, ठीक है, जब अलेक्जेंडर वापस जाते हैं तो यहाँ पर अपना वो उत्तराधिकारी बना के जाते हैं। उनका नाम होता है सेल्यूकस, ठीक है, सेल्यूकस। यानी सेल्यूकस कौन है, सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति है, और ये उस एरिया का प्रमुख है, हेड है, जो सिकंदर ने जीते थे, ठीक। अब सिकंदर एंड चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, हाँ, मौर्य। ये युद्ध होता है 305 में, 305 बीसी में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि सेल्यूकस का और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध कब हुआ, तो 305 में हुआ, 305 बीसी में। अब इसमें इस युद्ध का रिजल्ट क्या हुआ, है ना, इस युद्ध का रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये किसी को नहीं पता। इतिहासकार कहते हैं, हमारे इतिहासकार कहते हैं कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराया था। वहां के इतिहासकार कहते हैं कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को हराया था। लेकिन हम लोग यही मानते हैं कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराया था। तो हम तो भाई अपनी बात करेंगे, हम अपने पूर्वजों की मानेंगे ऊंचा, है ना। तो हम अपने लोगों की क्यों बोले कि हार गए थे, ठीक। तो अब ये बस रिजल्ट जो भी रहा हो, लेकिन एक रिलेशन हुआ था यहाँ पे, एक शादी हुई थी संत, हाँ, एक शादी की, इनका नाम था हेलेना, हेलेना, हेलेना। ये कौन थी, ये बेटी है किसकी, सेल्यूकस की, सेल्यूकस की डॉटर है ना, डॉटर ऑफ सेल्यूकस, सेल्यूकस की डॉटर है, और जिससे शादी किसने की, मैरी चंद्रगुप्त, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बस इतना समझ लीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना से शादी की। अब बहुत सारे नाम आते हैं, तो हेलेना जो है, हेलेना कौन है, वो सेल्यूकस की बेटी है, और इनकी शादी होती है चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ये शादी होती है चंद्रगुप्त मौर्य से।
अब दूसरी कहानी यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को 500 हाथी गिफ्ट करते हैं, है ना, गिफ्ट करते हैं। अब ये हो सकता है उस समय ये डॉरी सिस्टम था या कुछ और था। पहली बार अगर आपसे पूछा जाए कभी भारत में दहेज प्रथा का चलन या दहेज प्रथा का प्रमाण कहाँ मिलता है, तो सबसे पहले यहीं पर है ना, यहीं पर है। तो 500 एलिफेंट, है ना, 500 एलिफेंट गिव चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य टू सेल्यूकस। अब ये बस ये समझ में नहीं आता कि अगर शादी सेल्यूकस ने की थी तो दहेज चंद्रगुप्त ने क्यों दिया, है ना। तो यहीं पर बस है कहानी। अब जो भी हो हमको फैक्ट समझना है कि जो हेलेना है, जो सेल्यूकस की बेटी है, उनकी शादी चंद्रगुप्त से होती है क्योंकि वो बिंदुसार की माँ है, ठीक है। बिंदुसार की जो मदर है वो हेलेना है। तो और ये गिफ्ट देते हैं उनको 500 एलिफेंट, ठीक है, 500 हाथी उनको ये उपहार में देते हैं। अब ये रिलेशन कन्वर्ट हो जाता है, ये जो लड़ाई यहाँ शुरू हुई थी, है ना, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य में लड़ाई शुरू हुई, वो एक संबंध में कन्वर्ट हो जाता है। सेल्यूकस वापस चले जाते हैं, एक रिलेशनशिप कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्राचीन भारत में भारतीयों के वैवाहिक संबंध विदेशियों से थे, तो बिल्कुल थे, है ना। तो इसका प्रमाण हमारे पास है, चंद्रगुप्त मौर्य की शादी। और उसके बाद भी आप देखोगे, है ना, बहुत लोगों ने खासकर गुप्त साम्राज्य में कई शादियां की हैं ऐसी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, विदेशों से शादियां पहले भी हुई हैं। अब उन इस सब के बाद सेल्यूकस वापस चले जाते हैं यूनान, फिर वापस एक राजदूत भेजते हैं, इसका नाम है मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज। अब ये मेगास्थनीज कौन है वो अलग बात है, मेगास्थनीज, ठीक है। तो कुछ समय बाद ये अपना राजदूत भेजते हैं मेगास्थनीज को, और मेगास्थनीज भारत में आते हैं और ये बुक लिखते हैं इंडिका, इंडिका नाम की पुस्तक लिखते हैं। तो ये सारी कुछ बातें हैं, बस हमें इतना समझना है कि हमने कहानी शुरू की थी सिकंदर से। सिकंदर भारत पर आक्रमण करते हैं, ठीक, और सिकंदर से बचने के लिए चाणक्य नंदवंश के पास जाते हैं, नंदवंश मना कर देता है, और उसी में चाणक्य रास्ते में उन्हें एक बच्चा मिलता है चंद्रगुप्त नाम का, उसको वो लेते हैं और अपने यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, चंद्रगुप्त के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना करवाते हैं, नंदवंश को, ठीक। उसके बाद फिर दूसरा जो एपिसोड है वो है सिकंदर वाला, सिकंदर वापस जाते हैं तो फिर सेल्यूकस को। ये क्वेश्चन अब कैसे भी बन सकता है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। एक बार मैं समरी कर देता हूँ सारी चीजों की, क्योंकि हमने आपको इतनी चीजों में हमने अभी तक सिर्फ हमने ये देखा है आपसे, हमने कहा कि हर्यक से लेकर, है ना, हर्यक डायनेस्टी से लेकर कैसे हम मौर्य डायनेस्टी तक पहुंचे, है ना, कैसे हम मौर्य डायनेस्टी तक पहुंचे, इसकी हमने बात की है। इसमें पहली बात थी वो थी उदयन, है ना, उदयन की बात थी। और उसके बाद बिंबसार हैं, है ना, बिंबसार हैं। उसके बाद फिर अजातशत्रु हैं, है ना, अजातशत्रु हैं। ये तक हमने बात की। दूसरा जो हमने बात की यहाँ पे सिकंदर की बात की, अलेक्जेंडर की, है ना, अलेक्जेंडर की बात की। फिर हमने चाणक्य की बात की,
फिर हमने पोरस की बात की, फिर हमने घनानंद की बात की, घनानंद की बात की, फिर हमने चंद्रगुप्त मौर्य की बात की, चंद्रगुप्त मौर्य की बात की, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हमने सेल्यूकस की बात की, सेल्यूकस की बात की, सेल्यूकस के बाद फिर हमने हेलेना की बात की, और हेलेना के बाद फिर फाइनली मेगास्थनीज की बात की। ठीक है, ये सब था। उसके बाद हमने इंडिका की बात की। अब बताइए यहां तक कोई डाउट हो तो? यस, ये पूरा समरी था। कहीं पर कोई किसी का रिलेशन अगर मिस हुआ हो तो बता दीजिए। क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे पहला साम्राज्य हर्यक वंश, दूसरा नंद वंश और तीसरा मौर्य वंश। ठीक है, तो सर हाँ बोलिए। यस सर, सिकंदर के आक्रमण का लोकेशन क्या था सर इंडिया में? सिंध मतलब पेशावर, पाकिस्तान, जो आज के समय में पाकिस्तान में है, वहीं पर। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, और तक्षशिला यूनिवर्सिटी झेलम नदी के किनारे पर है, जो आज के समय में जो एरिया पेशावर जिला है पाकिस्तान का, वहां पर है। यस सर। ये है। तो ठीक है मित्रजन, समझ में आ रहा है पूरी कहानी? अब यहाँ, हाँ, यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल सकते हैं आपके लिए कि पहली शादी, पहला दहेज, पहली लड़ाई, पहला आक्रमणकारी, पहला हमारा विदेशी मित्र, पहला विदेशी यात्री, तो कई सारे चीज हैं। पहला विदेशी मित्र की बात करेंगे तो सेल्यूकस होगा, पहला विदेशी यात्री की बात करेंगे तो मेगास्थनीज होगा, पहला विदेशी आक्रमणकारी की बात करेंगे तो सिकंदर होगा, है ना। पहला वंश की बात करेंगे एम्पायर में तो हर्यक वंश होगा। इस तरह से बहुत सारी, ठीक है, वो सॉरी वो कैमरा बंद था, तो ये इस तरह से है, फिर मैंने ध्यान ही नहीं दिया, कैमरा ऑफ है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यहाँ पे निकल के आएंगी। अब हम एक बहुत बड़ा सफर तय करने के बाद इस चीज पे पहुंचे हैं कि एक हमें व्यक्ति मिलता है चाणक्य, है ना, चाणक्य। इनकी बुक है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र इनकी बुक है, अर्थशास्त्र इनकी बुक है, अर्थशास्त्र। तो चाणक्य हमें मिलते हैं इस समय, और चाणक्य अशोक के समय तक है, अशोक के समय तक चाणक्य जो है वो प्रधानमंत्री हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर हैं, एडवाइजर है, टीचर हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम है, या एडवाइजर हैं, या फिर कह सकते हैं टीचर हैं। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, ये अलग बात है। चंद्रगुप्त मौर्य को लेके दो कॉन्सेप्ट हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को लेके दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य वैश्य है, ठीक है, वैश्य है। दूसरा कॉन्सेप्ट है चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र है ना। और तीसरा कॉन्सेप्ट है चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय है। और एक पांचवा कॉन्सेप्ट है, वो एक ऑर्डिनरी परिवार से है, वो एक नॉर्मल फैमिली से है, नॉर्मल फैमिली से है। ये चार तरह के चंद्रगुप्त के बारे में बात आती है। जो वैश्य हैं वो कुछ इतिहासकार उसको वैश्य भी मानते हैं, बनिया है ना। तो खासकर अभी जो वैश्य मानते हैं, एक हिस्टोरियन है रोमिला थापर, है ना, जेएनयू में पढ़ाती हैं, और वो प्रोफेसर हैं।
तो वो कहती हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो वैश्य है, ठीक है, और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कहते हैं चंद्रगुप्त शूद्र है। मृच्छ एक बुक है, शूद्रक नाम के राइटर की बुक है मृच्छकटिकम, लिख लीजिए शूद्रक मृच्छकटिकम, ठीक है, मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम ये बुक है, मृच्छकटिकम, कटिकम पुस्तक है, और किसने लिखी है? शूद्रक ने। शूद्रक एक पुस्तक है। इनका कहना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो शूद्र है, और जो ब्राह्मण और जो बौद्ध ग्रंथ हैं जैसे दीपवंश, महावंश, ठीक है, एक और है दीपवंश और महावंश, ठीक है, ये क्या है? ये भी बौद्ध ग्रंथ हैं, ये श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ हैं। ये कहते हैं कि अशोक क्षत्रिय हैं, और भारत सरकार का मानना है, एनसीईआरटी कहती है कि चंद्रगुप्त मौर्य साधारण परिवार से। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन है वो सारी बातें आपके सामने है ना। इतना जरूर है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन हो सकता है, लेकिन एक जो जैसा बोला गया है वो शूद्र तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक ब्राह्मण अपने साथ उसको गोद में उठा के नहीं ले जाएगा अगर वो शूद्र है। तो ये वो समय है कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आज नहीं, उस समय कहाँ से होगी। तो इतना तो क्लियर है, और वो आप ये तब बोलेंगे जब आपसे इंटरव्यू में सामने से क्वेश्चन होगा, आप कहाँ तक सहमत हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य हो सकता है वैश्य हो सकता है क्षत्रिय हो, और हो सकता है साधारण परिवार से हो, लेकिन शूद्र होने के चांस बहुत कम है, ना के बराबर। ऐसा उस समय इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, ठीक है। तो इस तरह से आप उस पक्ष में कुछ बोलेंगे, आप कहाँ तक सहमत हो। अगर आप ये बोलती तो नहीं कि आप अगर ये कहते हो कि नहीं ये शूद्र भी हो सकते हैं, तो आपके सामने शूद्र से क्वेश्चन आएगा, अच्छा बताओ, आपको लगता है कि उस समय का सोसाइटी इतना फ्लेक्सिबल था कि एक ब्राह्मण किसी शूद्र बच्चे को अपने गोद में उठा के ले जाएगा, अपने अपने पास रखेगा, अपने पास उसको दीक्षित करेगा, सब कुछ करेगा, तो आप वहां पे फंस जाओगे। तो वो लोग नहीं, ऐसा तो नहीं था, ऐसा काम तो बुद्ध भी नहीं कर पाए थे, कौटिल्य को तो छोड़ दीजिए, है ना। बुद्ध महावीर जो खुद को भगवान मानते हैं लोग, उनको वो लोग नहीं कर पाए थे ऐसा। तो कौटिल्य तो एक साधारण परिवार से थे, तो एक प्राचार्य हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। खैर कभी कभी पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो बुक है वो किसके बारे में है। तो अर्थशास्त्र बुक है वो प्रशासन और अर्थव्यवस्था के बारे में है, अर्थनीति, ठीक। तो इसमें लिख लीजिए कि यहाँ तक क्लियर है आपको कि बुक कभी पूछा जा सकता है। मृच्छकटिकम पुस्तक, तो मृच्छकटिकम पुस्तक जो है वो शूद्र द्वारा लिखी गई है, और ये कई बार क्वेश्चन बना है। दीपवंश, महावंश ये श्रीलंका के बौद्धिस्ट ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं। और मैं अच्छा एक चीज और बताऊं मैं आपको कि इन लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय से क्यों जोड़ने की कोशिश की है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रियों से जोड़ने की कोशिश क्यों की है? जो बौद्ध ग्रंथ है, कहीं न कहीं जो बुद्ध हैं वो क्षत्रिय हैं, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। और बुद्ध का सबसे बड़ा फॉलोअर है वो है अशोक, ठीक। और जो दीपवंश, महावंश हैं वो अशोक के लिए लिखे गए ग्रंथ हैं, अशोक के लिए। तो उन्होंने वही लिखा है जिसने अशोक को बड़ा बनाया, जिस कॉन्सेप्ट में। तो वो कहते हैं कि जिस तरह से बुद्ध क्षत्रिय हैं, उसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य भी क्षत्रिय है, ठीक है। हालांकि उन लोगों में कोई आपस में क्या रिलेशन हो सकता है वो हम लोग कोई नहीं जानते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि बौद्ध ग्रंथों ने उसको क्षत्रिय कहा। तो उसका रीजन था कि अशोक को महान बनाना था, अशोक को बड़ा बनाना था, क्योंकि अशोक को बुद्ध के वंशज के रूप में प्रस्तुत करना था, ठीक है। जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनका ये करना था,
और ये उन्होंने करने की कोशिश की, बाकी कोई ऐसा नहीं है। ठीक। तो बताएं यहाँ तक कोई डाउट हो तो किसी को? क्योंकि आपको हर चीज में पता होना चाहिए कि कैसे है, क्यों है, ऐसा उन्होंने कहा तो क्यों कहा, ऐसा नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता है, नहीं तो वो घुमा जाए। कहीं भी आपको चुप नहीं रहना है किसी भी क्वेश्चन पे, चाहे वो एग्जाम में क्वेश्चन आए, चाहे कोई इंसान करे, या इंटरव्यू में कहीं से क्वेश्चन हो, तो आपको चुप नहीं रहना है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ समझ में आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़ी देर में समझ में आएंगे सारे क्वेश्चन समझ में। ठीक है। अब हम बात करते हैं सीधे सीधे चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की है। ठीक है। ही इज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, है ना। मौर्य वंश की स्थापना की है। और कहां पर किसको जीता है? मगध को, मगध को जीता है मौर्य चंद्रगुप्त ने। और मगध की उस समय जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है। पाटलिपुत्र उसकी कैपिटल है। तो ध्यान रखना है कि मगध की जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र है। मगध की कई बार कैपिटल चेंज हुई है, राजगीर हुई है, गिर ब्रिज हुई है, और पाटलिपुत्र। एक बार लिख लीजिए, कभी क्वेश्चन बन सकता है। पहली बार थी राजगीर। ठीक है, राजगीर ये कैपिटल थी मगध की। दूसरी है गिरि ब्रिज, गिरि ब्रिज, गिरि ब्रिज इस तरह से है, गिरि ब्रिज। और तीसरी है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। तो मगध की 3 बार राजधानी चेंज हुई है। राजगीर जो है वो अजातशत्रु के समय है, गिरि ब्रिज भी कुछ समय के लिए हुई थी। तो कभी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि राजगीर और गिरि ब्रिज। देखो अभी क्या है, और यहां तक हम लोग क्योंकि आज फर्स्ट मीटिंग ही हो पाएगी, क्योंकि टाइम 6 बजे तक का था, या दोबारा एंट्री कर लेते हैं हम लोग। ठीक, आ जाइए 5 मिनट के लिए, क्योंकि अभी कटने वाला है। तो लाइट की वजह से क्लास लेट